प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि 3 नवंबर के इक़दाम के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ से मुशावरत की। आज अकरम शेख साहब ने कहा कि ऐसा वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। जो 3 नवंबर का ऑर्डर है उसमें भी वो कहते हैं कि एक मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, फ़ौज के सरबराह भी थे, बाकी कोर कमांडर्स वगैरह से भी कंसल्टेशन की और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा उस मीटिंग में किए गए फैसलों की रोशनी में कि आई जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये एमरजेंसी लगा दे। इस हवाले से 29 अक्टूबर को 3 नवंबर से 3-4 रोज़ पहले एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कौन लोग थे और क्या बात हुई, हमने एक चौधरी शुजात साहब का इंटरव्यू किया था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के मुख्तर 3-4 माह के अरसे के लिए रहे थे और एस एम ज़फ़र साहब से भी उसमें बात की थी। एस एम ज़फ़र साहब ने क्या कहा उस मीटिंग के हवाले से, ये सुन लें, फिर शेख साहब से जवाब लेते हैं। बताइएगा जी। हमारी पार्टी से चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही, शेख रशीद साहब, खुद भी मौजूद था, तारिक अजीम साहब भी मौजूद थे, सैफुल्ला साहब भी मौजूद थे फ्रॉम केपी के, तकरीबन तमाम सूबे के लोग थे। गौहर अयूब साहब तशरीफ फरमा थे और मुझे याद पड़ता है कि MQM से हमारे फारूक सत्तार साहब और हैदर अब्बास साहब शायद मौजूद थे और इसी तरह और भी कुछ बहुत सारे लोग वहाँ पे और दोस्त मौजूद थे। मंजूर भट्टू साहब मौजूद थे। ये तमाम लोगों का नाम मैंने वहाँ उसमें किताब में दी हुई है। इस वक्त सारे नाम तो फौरन याद नहीं आए, आपके सवाल पूछने पर जितने नाम याद आए वो मैंने आपको बता दिए हैं। जनरल मुशर्रफ ने उस मीटिंग में खुद से क्या कहा कि वो क्या करना चाहते हैं, इमरजेंसी प्लस के नाम से वो क्या चीज़ लाना चाहते हैं? उन्होंने यही जिक्र किया था कि ऐसा मालूम होता है कि अदलिया ने फैसला तौर पर कर लिया है कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को इंतखाब नहीं लड़ने देंगे। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो क्या होना चाहिए। उस पर क्या साराइयाँ ज़्यादा थी उस मौके पर, अल्फाज इस्तेमाल नहीं ज़्यादा हुए कि क्या होगा, लेकिन ये कि कोई ना कोई कार्रवाई अब करनी पड़ेगी जो कि एमरजेंसी से बड़ी सख्त किस्म की एमरजेंसी होगी। जी, एस एम ज़फ़र साहब की स्टेटमेंट आपने सुन ली। अगर आपने मुझे सुनाने के लिए की है तो मैं तो एस एम ज़फ़र अगर कहता तो ठीक ही कहता होगा। मैं तो आपको पता है जूडो कराटो का कानून का मुझे नहीं मसला के मेरे सामने एस एम ज़फ़र कहता तो आप ये ना कहेंगे मैं बुज़दिली का। मैं तो कहता हूँ ये 6 वजीर भी जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के, जाहिद अहमद साहब, मेरा दोस्त अमीर मकाम और कई लोग मेरे, बाकियों के नाम रुक गए कहते हो। बस है अभी तो कोई चीज है। ये 35-40 MNA सब ट्रायल हो, मैं तो खुश रहता हूँ। जेल तो मेरी ससुराल है, मुझे आर्टिकल 6 आप पे भी लगेगी फिर अगर ये 700 बंदों में लगेगी। जेल मेरी ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी शेख रशीद का जेवर है। मैंने एक किताब लिखनी है, मैं कहता हूँ ये ना मारा जाऊं, लिख दूं सच। बाद में लोग आके मुझे कहना कि यार, क्योंकि मुझे खौफ आता है इस मुल्क में सच सुनने की आदत नहीं है। अगर ये कह रहा है तो मैं बिलीव करता हूं, बट हार्ड फैक्ट ये है कि मुशर्रफ कोई उस पंजाब का गिनीज बुक का मसला तो नहीं था कि सर से अखरोट तोड़ने का झूठा जाली मुकाबला है जी। देखो ना, सर से जहां जिस पंजाब का हथौड़े से काम लिया जा रहा है और वो पता लगा गिनीज बुक का झूठा सारा काम था। ये 700-800 बंदे हैं, जरूर ट्रायल हो, पर मेरा दिमाग ऐसा काम करता है कि ये जनरल कियानी साहब ने आखिरी दिनों में कोई ऐसा, पहले उन्होंने कोशिश की होगी कि ये मसला ना उठे। और आसिफ जरदारी, आप देखें फौज जितनी आसिफ जरदारी के साथ कंफर्टेबल थी उतनी उससे दुगनी नवाज शरीफ के साथ अनकंफर्टेबल है। क्यों? वो स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट था, उसकी कोई ईगो नहीं थी। वो गवर्नमेंट चलाना, उसको पता था कि 10-10 करोड़ रुपए एक शिपमेंट में हराम खाया जा रहा है, उसको पता था कि क्या होने जा रहा है। बट अगर आर्मी ने एक 3 लिस्टों की नाम भेजा है तो आसिफ जरदारी ने कहा सेंड 1 नेम, ताकि मुझे चॉइस करनी की ना पड़े। आप देखें जो उस गद्दार का के वक्त का केस हुआ, क्या नाम है अमेरिकन एम्बेसडर का, क्या नाम था आपका दोस्त? हुसैन कानी साहब। मेरा नहीं था, मैं लानत भेजता हूँ। मेरे दोस्त और दुश्मन बड़े रिकग्नाइज हैं। मैं छोटे मोटे आदमी को ना दोस्त बनाता हूँ ना दुश्मन बनाता हूँ। किसी जमाने में आपके और मियाँ साहब के दोनों के दोस्त मेरे नहीं थे, मियाँ साहब का वजीर था। देखो जी, मैं तो जब आया मैं नवाज शरीफ का दोस्त था। खुदा ना करे कि मैं उस घटिया आदमी का दोस्त हूँ, मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करें। मैं आपका मेहमान हूं। श्रीलंका में सिर भी बना के भेजा। उसी श्रीलंका से छोड़ें, वो एक ऐसा गद्दार था जिसने देखे इतना स्मार्ट आदमी है। जब नवाब पीटर बेनजीर के खिलाफ मुहिम चल रही थी तो पीटर गैलब्रेथ के दस्तखत करने थे। किसने किए वो? हुसैन हक्कानी ने। He was the head of
He was the head of that campaign against dirty campaign against बेनजीर भुट्टो, जो IGI ने बीबी के खिलाफ Right. कैंपेन की थी। तो और इतने जबरदस्त उस बंदे ने दस्तखत किए कि वो पहचाने नहीं जा रहे थे असली केड़ा है नकली केड़ा है, राइट। सो आप देखेंगे उसी आसफ जरदारी का कमाल था कि उसने फिर दोनों को, चीफ को, पाशा को, हकानी को, गिलान सबको बैठा के, अभी तो कोई केस, अभी मुझे बताएं फौज की क्या नाराजगी है नवाज शरीफ के साथ? नो वे, कोई नाराजगी नहीं है इतनी बड़ी। तो फिर क्यों पैदा हुई? इसलिए पैदा हुई, देखें सारी सियासत मीडिया में हो रही है। अगर बच्ची की इज्जत लुटती है, अहकामात मीडिया पे जारी होते हैं। अगर बच्चे कत्ल होते हैं, उसकी डेड बॉडी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में आती है। एफआई सियासत मीडिया हो रही है, जलसा जुलूस नहीं हो रही। किसी ने इस मीडिया में आगे नहीं कहा कि 900 रुपए का आटे का थैला हो गया है। किसी ने आके इस मीडिया में नहीं कहा। जनरल कियानी के वक्त जो मेमो केस आया था, आपने हुसैन हक्कानी का तस्करा कर दिया, उस पर पूछ रहा हूँ, उसमें सारे बड़े बढ़ चढ़ के आए थे कि बहुत बड़ी गद्दारी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, नवाज शरीफ साहब भी चले गए थे, फिर सारे गायब भी हो गए, केस भी गायब हो गया, नवाज शरीफ साहब टाई लगा के, और क्या? मुझे उस दिन पता लगा नवाज शरीफ साहब लायर भी हैं, मेरी तरह नॉन प्रैक्टिसिंग। हम दोनों ही लायर हैं आपस में, है जी। ये मुझे पहली दफा पता लगा कि वो भी लायर है और मैं भी लायर हूँ। वो केस सारा फेक था या उसमें कुछ था? बिल्कुल सही केस था, वो चला गया, कोई उसको बुला नहीं सकता, कोई मामलात नहीं कर सकता। और नवाज शरीफ साहब के दौर में किसी पीपल्स पार्टी वाले आदमी को उंगली नहीं लगाई जाएगी, किसी एक आदमी को टच नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात नहीं। वो भैंस चोरी का पर्चा करके भुट्टो दौर में, भैंस चोरी का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारे पर्चे जो कौन सा वो महल था सरे महल के स्विट्जरलैंड के, मैंने तो नहीं बनाए, माफ करना, या मुशर्रफ ने तो नहीं बनाए, नवाज शरीफ नहीं बनाए थे, या शेख रशीद कहे कि पहले गलत था। जब आप मुझे मुशर्रफ का ताना देते हैं, मैं कहता हूं हाँ मैं था भाई, मैंने एक जर्नैल के साथ ड्यूटी काम किया है इलेक्ट होने के बाद। ये तो सिलेक्ट होने के बाद सारे उसके साथ थे। देखें, मैं इलेक्ट होने के बाद उसके साथ गया हूं, ये सिलेक्ट होने के बाद गए। और आज अगर आप ये कहते हैं तो मैं बरमला ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ साहब और अस्करी इदारों की लड़ाई का ना वक्त है ना लड़ाई बनती है। शहबाज शरीफ साहब बीच में पड़े और खत्म करें, वो कर सकते हैं। दिस इज नॉट द इशू। अभी इतना बड़ा कोई मसला तो नहीं है, राइट, ख्याल में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कल सुबह भी मिलना है, इन्होंने आपस में बैठ के सामने बातें रखें, सॉर्ट आउट करें। यार सामने तो तस्वीर खिंची हुई आएगी, तो सामने तो तस्वीर, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। यहाँ केस क्या है? Nobody goes towards case, everybody looks towards face. कोई नहीं देखता कि केस क्या, देखता कि इसके पीछे फेस क्या है। फेस उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई ईगो का मसला नहीं है, कोई ऐसा। और मेरा यकीन है कि ये खिंचाव, मैं आपके इदारे में, मैंने आज तक ये बात नहीं की, आज मैं नदीम साहब आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, इस 4-5 दिन में खिंचाव कम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह से। अल्लाह करेगा जी, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि ये तालिबान वाले, अल्लाह किसी की मासी का पुत्र भी नहीं है। ये नहीं होता कि आप गन्ना लगा रहे हो और वहां कणक उग जाए, गंदम लगा रहे हो और वहां पटसन उग जाए, और वहां आप ज्वार लगा रहे हो और वहां गंदम उग जाए। अल्लाह कहता है तुम गंदम लगाओ, मुझसे मदद मांगो कि अल्लाह मेरी गंदम में इजाफा कर। अगर मैं बिखनी कर रहा हूं, अगर मैं मुनाफकत कर रहा हूं, अगर मैं धोखा कर रहा हूं, तो मैं उस फसल को उगा रहा हूं जो मुझे काटनी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, वरना केस कोई बड़ा। तालिबान के मसले के ऊपर ये क्या करेंगे दोनों? फौज क्या चाहती है और नवाज शरीफ क्या चाहते हैं? सारी कौम मुत्तफिक है मेरा ख्याल है। मैंने इमरान खान से बात की, वो 120% मुत्तफिक है नवाज शरीफ से तालिबान के मसले पे, वो मुत्तफिक है। हाँ, मुझे तो उन्होंने तो फौज क्या चाहती है? फौज क्या चाहती है? तालिबान फौज मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के पीछे है। वो चाहती है कि जो भी करना है इसको कर लो। तो क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक तो आप क्या समझते हैं कि मैं उधर नवाज शरीफ के साथ बैठा हूं? फौज के साथ होंगे, कहीं तो बैठे होंगे। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं 18 करोड़ लोगों के साथ बैठा हूं। इमरान खान से भी मिलते हैं। इमरान खान के साथ आप मुझे पूछें, इमरान खान ने जो मुझे कहा मैंने आपको बता दिया। उसने कहा कि मैं, मेरी केपीके की हुकूमत जो है उसके लिए शद जरूरत है कि मैं दहशतगर्दी पे 120% नवाज शरीफ के साथ हूं, बाकी इशू पे नहीं हूं। लेकिन उसने कहा कि इस मुज़ाकरात के मसले में मैं नवाज शरीफ के साथ अभी मुज़ाकरात ही चलेंगे, इसका मतलब है कोई ऑपरेशन। दुआ करें, मुज़ाकरात देखें ना। अभी तो सरकार का क्या आलम है, आप देखें, आप फिर बात करेंगे, हंसी शर्म आती है बाज अपने गंदे कपड़े मीडिया के सामने धोने के लिए। ये बाऊ में, और एक और स्विट्जरलैंड का मुल्क है जहां हर वजीर आजम, मैं भी जाया करता था, वो क्या नाम था जी उसका, ज्यूरिक में एक है ना जी जहां कॉन्फ्रेंस होती है इकोनॉमी की, डेवोस, अल्लाह आपका भला करे। ये बाओ और डेवोस ऐसे मुल्क हैं जहां लोग रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, स्कीइंग के लिए,
कमरे नहीं मिलते वहां ज्यूरिच में, उधर इनको ले जाने की स्टाफ को क्या जरूरत थी जो इनकी मुज़ाकराती टीम है जी। वहां हांगकांग में क्या जिनसिंग खरीदनी थी उन्होंने? देखें ना, आप वो स्टाफ ले गए जो आपका एतमादी आपने मुज़ाकरात के लिए रखा है। दिस शोज दैट यू आर ऑल्सो नॉन सीरियस ऑन दिस डायलॉग। अगर आप सीरियस होते तो आपके पास अफसरों की कमी नहीं है। आप कहते ये फाद या फवाद ये वही रहे, जिनसिंग इसकी जगह कोई और ले आएगा वहां से, हांगकांग से। तो पहले जो वज़ीर आज़म जाते थे वहां से जिनसिंग ही लेके ऐसे ही करते होंगे, उनको भी ऐसे ही शौक थे, होते जनरल होंगे। साहब भी रेगुलर जाते थे। मैं जनरल का नहीं पता, मुझे शौकत अजीज का पता है। अच्छा, वो लेके आते थे। देखिए आप ऐसे ऐसे इल्जाम आयद कर रहे हैं जो मियाँ साहब के ऊपर मेरे ख्याल में थोड़े से नाम मैं मियाँ साहब पे नहीं किए प्लीज, मैंने उसके स्टाफ पे किए हैं। अच्छा, देखिए मैं जरा तवन का वो क्या करने गया हांगकांग, हांगकांग देखा नहीं। देखिए मुझे अब बताएं क्या कोई टॉय लेने गए कोई? अच्छा आगे चलते हैं क्योंकि जिनसिंग के ऊपर आके कोई काबिल एतराज़ बातें हो जाएंगी। थोड़े से आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि अभी एक सर्वे आया, मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि शेख साहब से उस पर भी पूछा कि नवाज शरीफ साहब की जमात की पॉपुलैरिटी एकदम से ऊपर चली गई है, उसके ऊपर आपकी क्या राय? ये जो चीजें एकदम से ऊपर जाती हैं ना, एकदम से नीचे आ जाती हैं। ये जाती उम्रे का सर्वे है, हम सारे काम ये करते रहे। ये जिलानी साहब जो हैं, ये देखो सर, अभी एक मेरे माल रोड से एक बंदा करोड़ रुपया दे के छुट के आया। शहर का ये आलम है कि आप यकीन जाने, मैं ये टीवी पे कहता हूं, आज मुझे लाल वैली का स्टाफ कह रहा था कि मरवाना है, तुसी कह रहे हो कि पिंडी और इस्लामाबाद खतरा ज्यादा है, कराची च नहीं। मेरा अपने लोग जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, भट्ट साहब, अजहर साहब, नैयर साहब, वो आज मुझसे लड़ रहे थे। शेख साहब मामा वो कहते क्या जी आप रोज कह रहे हैं कि पिंडी यानी कराची रोज इतने बंदे मर रहे हैं। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि पिंडी इस्लामाबाद द मोस्ट डेंजरस सिटीज हैं। और खुदा न करे, देखें यहां दो वाकयात हुए, जब आप कहते हैं जी, आप तो पहले कहते हैं ये मामूली वाकयात नहीं है, ये सिग्नल हैं। ये सिग्नल है कि अगर हम कचहरी आ सकते हैं, मार्केट आ सकते हैं, मस्जिद आ चुके हैं, पुलिस हेडक्वार्टर आ सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। तो शेख साहब आपका अंदेशा ये है, जिसका आपने पिछले प्रोग्राम में भी इजहार किया था, कि कोई बड़ा बम फट सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और उसका निशाना पिंडी इस्लामाबाद हो सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी करके रखिए। मेरी तो अल्लाह की तरफ तैयारी है, कोई गलती शलती हो माफ कर देना, आप भी सब लोग माफ कर दें। देखें मैं तो वो आदमियों के बड़े जाने दें, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो छोटे लोग थे, बड़े खानों में चले गए। मैं तो बेसिकली छोटा आदमी हूं, मैं अपनी औकात नहीं भूलता कभी। मैं इस मुल्क में कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं। मैं इस मुल्क में गरीब की, मुझे अपनी औकात पता है। मुझे पता है कि इस लोगों का ट्रेंड क्या है, मुझे पता है कि लोगों की सोच क्या है, मुझे पता है कि ये लोग जब वोट देने के लिए आते हैं तो क्या फैसला करते हैं, जब टॉक शो देखने के लिए आते हैं तो क्या फैसला करते हैं। जब पिछले दिनों मैं इस ज़ेनी अयाशी के सियासी कल्चर के खिलाफ हूं, जिसकी वोट और है, सोच और है, और उसकी प्रमोशन और है। एक इलेक्शन से पहले तारिल कादरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ एक दो चौकों के दरमियान में लोगों को बिठा के 4 दिन के लिए पूरे मुल्क को अपने पीछे लगाया था। फिर उसके बाद वो खुद बाहर चले गए। अभी दोबारा 2 स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो भी आएंगे, कोई इंकलाब लाएंगे, और अल्ताफ हुसैन साहब ने भी अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर दिया। आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी मूव बन सकती? मैं समझता हूँ अल्ताफ हुसैन को पासपोर्ट मिलना चाहिए, ये उसका हक है। उसको आईडी कार्ड मिलना चाहिए, ये उसका हक है। बिल्कुल, वो तो मिलना चाहिए। ठीक है, ये आप ये सारे लोग जो बातें कर रहे हैं, और उसे पाकिस्तान आना चाहिए, उसका पाकिस्तान है। देखे ना, जो उसने कोडी कोडी करनी है यहाँ आके करे। मैंने तो कहा था ये मीनारे पाकिस्तान बैठ के इंटरव्यू करते सही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई एंटी नवाज को मूव है इन दी ऑफिस? देखें, जब तक कॉमन आदमी बाहर नहीं निकलेगा, जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेंगे, और वो अवाम जो ज़हनी तौर पर समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, और तब्दीली का जो मैं नारा लगाता हूं, अगर ये मैं तब्दीली सिर्फ इसीलिए करूं कि मेरी जात की हद तक हो, तो फिर ये शेख रशीद की तब्दीली कोई, जब तक लोग नहीं निकलेंगे, शेख रशीद, इमरान खान, जब तारिल कादरी ने लॉन्ग मार्च किया था शेख साहब, कुछ हकायक हैं ऐसे तारीखी। मैं एक बड़ी सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बात तय थी कि अगर इतनी तादाद में लोग जमा हो जाए और इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाए फॉर ए नंबर ऑफ डेज, तो ये काम हो सकता है उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। फिर लास्ट स्टेज के ऊपर जनरल क्यानी जो थे वो बैक ट्रैक कर गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। देखें, ये सियासतदान बैक ट्रैक करते हैं, फौजी मुझे नहीं पता, लेकिन क्यानी साहब ने सर फेंक के सर्विस की है। वो आप इससे अंदाज़ा कराएं कि उनके काम करवाने का एक अपना तरीका और सलीका था,
और उस तरीके और सलीके में शायद ये भी एक थी सोच कि अगर मुशर्रफ की हद तक मसला और फौज उससे बाहर रह जाए। अब मसला ये हो गया है कि बात मुशर्रफ की हद तक रही नहीं, फौज सारी मुशर्रफ के साथ है। देखिए ना, लंगर की खबर क्या होती है, जो वो कमांडर ही नहीं, ब्रिगेड कमांडर ही कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कि लंगर की गपशप क्या है। देखिए ना, मैं लाल हवेली में बैठा हूँ, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि सब्जी मंडी में क्या हो रहा है और बाड़े में क्या हो रहा है, राजा बाजार में, मेरा तो लाल हवेली में बैठना फजूल है, फिर तो मैं वक्त जाया कर रहा हूँ। सो ब्रिगेड कमांडर के पास लंगर की खबर होती है। लंगर की खबर ये है कि फौज मुशर्रफ के ट्रायल के 120% खिलाफ है और मुशर्रफ के साथ है, और कोई जर्नैल ये नहीं चाहेगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी खराब हो। इसीलिए उसने एक लाइन की स्टेटमेंट दी और 4 अंग्रेजी में आर्टिकल आ रहे हैं जी, ISPR बंद कर दी जाए। यानी आप उनको माँ बहन की गाली दें और वो ये भी ना कहें आपको कि जरा अपने हुस्न पे, अपने इखलाक पे जरा सोचें, वो कहें तो क़यामत है। आप मीठा मीठा हप है और कौड़ा कौड़ा थू है। देखिए, जनरल राहील जो है वो आर्मी चीफ है, उन्हें पूरी फौज की हिमायत होनी चाहिए, तभी उनका कमांडर है, उनका हुक्म फौज मानेगी। इसी तरीके से नवाज शरीफ मेरी माँ अल्लाह जन्नत नसीब कहा करते थे, अल्लाह जिसको इज्जत दे उसकी इज्जत की जाए। देखें, आपने खुद 4 माह पहले उनको सिलेक्ट किया, आप उनके लिए आसानियां पैदा करें, आप उनके लिए मसाइल जोडो कराटे की बातें मत करें। दिस डोंट सूट्स यू एंड दिस डोंट सूट्स द गोइंग फॉरवर्ड। क्या लगता है कोई मामला अच्छे तरीके से सुलझाव के साथ चलेंगे? मेरा ख्याल है अभी तो हो जाएंगे, खुदा करे कि कोई बुनियाद ना पड़ जाए। इस मुल्क के बारे में देखें आप, हमारी नेचर देखें ना, हमने इतना बड़ा जुलूस निकाला, कौन था जी वो शेख साहब, लेकिन ये जो जमहूरियत वाला सफर है, इसमें जमहूरी लोगों को जमहूरियत की तरफ खड़ा रहना। सर, हम जमहूरियत क्या है, हमारी पैदाइशी आमरीत है, हमारी सरिश्त में, हमारे फंडामेंटल बेसिक अप्रोच में फौज शामिल है। क्या नवाज शरीफ जमहूरियत की पैदावार थी? अब जमहूरियत की पैदावार है। जब वो पैदा हुआ, जब पहला इलेक्शन लड़ा, उसकी जमानतें जब्त हुई ग्वाल मंडी से, जियाउल हक ने उसकी उंगली पड़ी, वो मुल्क में छा गया, भाई आ गया, छा गया। अब वो जमहूरियत की आइडेंटिफिकेशन बन गई है। क्या आसिफ जरदारी जमहूरियत की आइडेंटिफिकेशन थी? आसिफ जरदारी ने एक अजीम औरत से शादी की, उसके नताइज में वो माल मुतरका में और वरासत में और नसीहत में, तो देखें कि जुल्फ़िकार भुट्टो से लेके हर एक शख्स की शुरुआत ऐसे ही है। लेकिन ये बताइए, अब जहां पर आप भुट्टो जो है वो पहला, कितनी देर ये कौम ऐसे ही भुगते? ये बताए ना, ये खेल नहीं हो सकता कि 10 साल वर्दी वाला आ गया, 10 साल दूसरे आ जाए, ये नहीं खेल। आप लोग एंकर कहते हैं ना, अगर जमहूरियत में लोगों को डिलीवर हो, अगर जमहूरियत में लोग सच्चे हों, अपनी औलाद को ना बांटें, अपने घर में ना बांटें, अपने कारखाने ना बांटें। लेट मी फिनिश। देखें ना आप, नदीम साहब, आखिरी टाइम आप फिर कहेंगे टाइम खत्म हो गया। बताइए। सारी अहम वजारतें अपने खानदान में ना दे। गैंग ऑफ 7 रूस को मैंने निकाल दिया, पहले 6 से शुरू हुआ, अब वो यूक्रेन के मसले को मैंने अलग सो वो G8 को मैंने G7 कर दिया। मैं भी तरक्की करता जा रहा हूं, राइट जी। मैंने G8 को G7 कर दिया। ये G7 जो गैंग ऑफ 7 है इस मुल्क में, इनकी पार्टियों के, जिस तरह फलाने का कब्जा है जी, फलाने का फलानी जगह, इनका कब्जा है, इनके मुंह से जो गिरता है वो हम खाते हैं, हम इनकी मार्केट है। ये एलीट क्लास ने कब्जा कर लिया हुआ है। ये शुगर मिल और किसी की नहीं, अवाम की नहीं लग सकती। ये घी मिल इनकी खैरात के बगैर, ये फ्लोर मिल, हम इनकी 19 करोड़ लोग मार्केट हैं। डॉलर खत्ता कम हो गया जी, मैं मान रहा हूं, कमाल कर दिया मुंशी ने। इसका को बिजली को भी दो इसका, और $10 बिलियन आपने कर्जा लिया 10 महीने में। आपने कहा हम कानून बनाएंगे, स्लेट करके जाएंगे, स्लेट साफ करके जाएंगे। ये स्लेट साफ करेंगे जी आप? शेख साहब, प्रोग्राम साफ हो गया। यही काम खराब है आपका। जब मेरा एंड वक्त है तो आपका घंटा पूरा हो जाता है। सर जी, ये मुल्क बचेगा, तरक्की करेगा इंशाल्लाह। डॉलर 96 पे आ गया है, मुल्क तरक्की कर रहा है, आपके इस्तीफे का इंतजार है। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं प्रोग्राम खत्म कर दो। शेख रशीद अहमद, मैं ये ना इस्तीफा देने की बजाय लेने वालों में शामिल हो जाऊं। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
तालिबान ने जंग बंदी में तोसी से इनकार कर दिया। ये बहुत दिनों से तवक्को थी। वो कहते हैं कि जंग के बगैर शरीयत नाफिज नहीं होगी, और ये वही ग्रुप कह रहा है जिसने एफसी के 23 जवानों के गले काटे थे। और ये ग्रुप जो है फजलुल्लाह के भी करीब है, जो जनरल सनाउल्लाह न्याजी की असैसिनेशन में मुलव्वस था। तो हुकूमत और फ़ौज के लिए फ़ैसले की घड़ी है कि क्या करना है। क्या पाकिस्तानी शहरों को, पाकिस्तानी शहरियों को, पाकिस्तानी फ़ौज और सिपाहियों को वैसे ही मरने के लिए छोड़ देना है, या सरकार ने, स्टेट ने अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी है, और उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। कल सुबह एक मीटिंग एक्सपेक्टेड है जिसमें सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर हुकूमत और फ़ौज साथ बैठेगी और फैसला करेगी। आज जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की भी मीटिंग थी, और कहा यह जाता है कि फ़ौज को एक पैगाम देना मकसूद था कि अगर आपकी जानिब से कोई ऐसा इकदाम होता है इलेक्टेड सेटअप के अगेंस्ट या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, तो पोलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होंगी। मेन मकसद आज की मीटिंग का यही था, और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो जनरल राहील शरीफ का बयान है, जो उन्होंने कहा था कि फ़ौज अपने वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कल सुबह क्या होगा और नवाज शरीफ फ़ौज से कैसे डील करेंगे? क्या ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा आने वाला है? क्या तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में तब्दीली होगी? क्या पाकिस्तान को वो फ़ैसला करने के लिए अब बिल्कुल टाइम नहीं रहा कि हमने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर फ़ौजी कार्रवाई करनी है या नहीं करनी? जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल है उसके ऊपर आज जो उनके वकला ने पोजीशन ली है वो भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि उनके सारे जो साथी थे, बैटर्स थे, उनको भी बुलाइए, अदरवाइज़ ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी मांग ली है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, सरबराह इमाम मुस्लिम लीग के। शेख साहब, वेरी वार्म वेलकम। आज इतने सवालात हैं और सारे आपके वो जो है ना स्ट्रॉन्ग एरिया जो आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेट करते हैं, बारी बारी करके पूछते हैं। पहले तो शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने आज क्या क्या किया? मुझे नवाज शरीफ साहब की अकल पे रोना आ रहा है। किसको मैसेज देने जा रहे हैं? फौज को, राइट। और किसके जरिए देने जा रहे हैं? और क्या समझ रहे हैं कि फौज कोई रोल बैक करने लगी है, फौज कोई समेटने लगी है इस जमहूरियत को? किस चीज का मैसेज दे रहे हैं? वो क्या कहते हैं, रस्सी के बल से भी डरता है। उनके अंदर एक ऐसा डर और खौफ है। खौफ को खत्म करना है तो अपने घर से ये 3 इडियट्स जो सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर रखे हैं इनको शट अप कॉल दो। वो कौन है? ऑफ कोर्स मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, वो यहां दिफा के लिए मजबूर नहीं। मैं कह रहा हूं 3 सियासी ख्वाजा सरा जो ताली बजा के फौज को मुश्तिल कर रहे हैं, उनको लगाम दें। मेरा मतलब देर वे बास का आप गाली साहब बहादुर कह के भी दे सकते हैं। इफ यू हैव ए सेंस, इफ यू नो द क्राइसिस, और आपने सारी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। बाबा, फौज मर रही है, फौज पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रही है। एक लाइन उसने 7 जुमलों की है। और आप देखें आज अंग्रेजी अखबार, अब मैं भी सोच रहा हूं किसी अपने दोस्त की तरह पेश किया करूं, अंग्रेजी अखबार में मेरे दोस्त जियाउद्दीन जैसे कोई लिख रहे हैं कि जनाब अली ISPR ही खत्म करो, यानी फौज की जुबान ही खत्म कर दो। वो आगे ही लेटे हुए होते हैं। यानी अंग्रेजी टॉप अखबार पिछले दिनों से लिख रहे हैं कि ISPR को खत्म कर दो। तरबेला से 7 जुमलों की एक लाइन आई है। मैं ऑन एयर कहना चाहता हूं, वट एवर द क्राइसिस एंड वट एवर द सिचुएशन में बी, रहील शरीफ नेवर एक्सेप्ट, नेवर एवर द इंसल्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, और उनके इमेज को तबाह करने की किसी कार्रवाई में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो खराब नहीं करेगा। अगर अकल के अंधों को अकल नहीं है तो सबसे मिलने, सब लोग नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, टोटल पार्लियामेंट। कोई नहीं ये कहेगा कि मैं जमहूरियत के खिलाफ हूं। अमेरिकी जर्नल स्टैनले मैक्रिस्टल ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दे के अफगान पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था, और पीक वॉर के दिनों में, और ओबामा ने उसको इस्तीफा लेके घर भेज दिया था। वो जनरल जिसको कहते थे कि इनएविटेबल है, ये इराक वॉर जीत के आया था, इसने अफगान जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो आपकी जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी तो कोई इज्जत है? उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप जैसे एंकरों ने आगे मरवाया है। कब? ये पिछले 2-4 हफ्तों में, वरना मसला सारा सेटल था। मेरे जैसा कौन के पेटी बंद भाई हैं, कौन था जिन्होंने कहा जी पै जा। वो पहले भी कहते थे मुशर्रफ को, घर वालों को करते थे पढ़ जा, उसको कहते थे रात 2 बजे आएगा। लाल मस्जिद के वाकया कराने में शामिल भी वही थे और उसका मातम करने भी सबसे आगे थे। अदरवाइज मैं नहीं समझता, नो वे फौज खड़ी है पीछे, इस डेमोक्रेटिव और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। और जब एक आप सेटलमेंट कर लेते हैं कि यार इसको जाने दो। देखें, अगर मैं जमहूरियत के साथ अनसिंसियर हूं, मैं इनका फड्डा डलवाना चाहूं, मैं कहूं तुम दो जी मुशर्रफ को रात को 8 बजे रोज आके टीवी पे, या 10 बजे आके कभी,
मैं तो इनको कह रहा हूँ यार, आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को मरवाने में कुछ जो हमारे मीडिया के लोग शामिल हैं? बिल्कुल उन्होंने शामिल मशवरा दिया कि मुशर्रफ को टंग दो, बड़ा तुसी हीरो बन जाओगे, ये मशवरा दिया उन्होंने ये मशवरा दिया, वरना चीजें सेटल थी। देखें सर जी, नदीम साहब किसने सेटल करवाई? ऑफ कोर्स नवाज शरीफ नहीं होगा तो शहबाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ का तो नहीं मैं कह सकता, अच्छे काम मैं शहबाज शरीफ से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की जो मीटिंग, मैं अच्छे काम इन्हीं दोनों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। थोड़े बहुत शहबाज शरीफ का भी जज्बात से हटके को अकल की बात उसमें है, चौधरी निसार में भी कभी कभी है, बाज का तो उसका चक्री में चक्कर चढ़ जाता है, अदरवाइज ही इज ऑलराइट, वो सेंसेबल बात करते हैं, दोनों बंदे सेंसेबल हैं। अगर ये तय हो, देखें मेरे बात सुने, इन दोनों की मेरी ये गुजारिश सुने नदीम साहब, अगर एक शख्स को सजाए मौत का हुक्म होता है और एक शख्स को 1 मिनट की सजा होती है, आप सजा का लेवल उससे खत्म नहीं कर सकते। फर्द जुर्म आयद हो गई, बहुत बड़ी बात थी, क्या बहुत बड़ी बात थी कि फर्द जुर्म आयद हो गई, और एक आपने 17 ग्रेड के इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्टाफ से उसको जलील करवा दिया दरखास्त दिलवा के। अदरवाइज एवरी जो फैसल अरब ने डिसीजन दिया, उसने अपनी इज्जत में इजाफा किया। उसने कहा कि भाई रिव्यू करो, ही कैन गो एनीवेयर एनी टाइम। चौधरी निसार की वजारत दाखिला से ही वो एसओ ने तो ना करते। चौधरी निसार ने इंश्योरेंस दिलाई थी ना, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई थी, यही आप बता रहे हैं मुझे। तो फिर नवाज शरीफ के आगे मुंह भी नहीं दे सकते ना। अच्छा, फिर मियां मेरा साहब मतलब है मियां साहब के आगे मुंह भी नहीं दे सकते, फिर वो ख्वाजा आसफ जैसों को छोड़ देता है। गो एड, देखें अब फैसला करें, पहले इन दोनों के मुज़ाकरात कराएं, चौधरी निसार और ख्वाजा आसफ के, वरना आप किसी ऐसे बंदे को वजीर दिफा बनाएं जिसको शटअप कॉल हो, दिन में 3-3 फोन करके कोशिश कर रहा हो और उसे कह रहा हो नहीं जनरल साहब मसरूफ हैं, वो आपका फोन नहीं ले सकते। अच्छा, ये नौबत आ गई है। 3-3 दफा कॉल कर रहे हो और उनको कहा जाए जनाब वो मसरूफ हैं, अपना नंबर लिखा दें आप। देखिए आपने क्या करना है इस मुल्क के साथ, बताएं क्या। देखें मुझे इस वक्त बताएं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का इस असेंबली के अंदर कौन मुखालफ है। मुझे छोड़े, मैं अकेला बंदा, मैं हूं, आई एम ए रियल एंड जेन्युइन अपोजिशन वर्कर। बाकी तो खुर्शीद शाह भी आज बैठा हुआ है, हालांकि उसने मुझ पे एहसान किया है कि मुझे अमेरिका जाने, कनाडा जाने के रोकने पर जो उसने प्रोटेस्ट की, मैं जिंदगी भर मशकूर रहूंगा उसका, और इमरान खान का भी। और मुझे शक है कि ये सारा काम इस गवर्नमेंट ने कराया है। जरदारी और नवाज शरीफ ने आज क्या तय किया? वही जो पहले से इनमें तय है, वही। ये देखें, बिलावल ट्वीट करेगा, बिलावल ट्वीट करेगा, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करेंगे, ट्वीट करेगा, जरदारी ट्वीट करेगा। ये 11-11 खाने खाएंगे, एक कौम हमें बेवकूफ बनाएंगे। वी फील प्राइड, वी फील प्रेयर्स। लिसन, हमारा 2 बिलियन पाउंड का यूरो बिक गया। कोई इस कौम से पूछे कि वो क्या शेर है कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे हाँ रंग लाएगी बादा मस्ती एक दिन, और वो रेट दिया है जो कि शेखुपुरे आला डबल शाह भी नहीं देता था। वो शेखुपुरे का नहीं था सर। अच्छा, माफी चाहता हूँ। वहाँ ट्रिपल शाह होता है। वहाँ ट्रिपल शाह होता है, वो 3 गुना कर देता है। अच्छा, सो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि पिछले चोर थे, डाकू थे, इन्होंने कर्जा लिया, हम मजबूरी है उसको देने के लिए। आप नदीम साहब इकानमी के बंदे हैं, मैं तो झटका बंदा हूं। भिंडी तोरी और मंडी की आपको भाव बताने वाला लाल हवेली के नीचे है। मैं भाव लेके आया हूं, थैले का आटे का क्या भाव था 10 महीने में? 7.6 कितने लिए जी? 6.7 IMF से लिए इन्होंने, 2 यूरो के लिए। इस्लामिक बैंक के इन्होंने 7.50 लिए। 750 जी 750 लिए, ठीक है जी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड से भी 625 उससे लिए। 10 महीनों में मुंशी ने 10 बिलियन US$ लिए। मेरी तो औलाद नहीं, आपकी औलाद ने देने। $1.5 अरब सऊदी भाइयों ने भी दिया। तो वो चले, वो तो मिस्टीरियस अमाउंट है। मैं वो कह रहा हूं जो ऑन रिकॉर्ड है। ये मिस्टीरियस के ऊपर आप बड़ा खुश हुए हैं। ये किस चक्कर में आए थे $1.5 आपको तो पता होगा। मैं इससे ज्यादा सीरियस बातें आपके साथ करने हैं। देखो ना, इस मुल्क में तो आ गया, खा गया, पा गया, चला गया। ये कहते थे हम स्लेट साफ करके जाएंगे। नवाज शरीफ जरदारी के ऊपर थोड़ा सा एक सवाल दोबारा हो जाए। अभी वो हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, हारून रशीद साहब, तो मुझे कह रहे थे कि मैं आज एडिटर होता है ना, अभी कॉल सुन रहा था मैं उनकी, तो कहते आज मैं एडिटर होता तो आज मैं हेडलाइन लगाता, इधर तुम उधर हम। ये तय हुआ आज की मीटिंग में, तुम इधर हुकूमत करो, उधर हम हुकूमत करेंगे, बस ये थी एजेंडा। मुझे ये पहले से तय है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं। हारून रशीद साहब बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और बड़ा उनका नॉलेज है। मैं तो उर्दू मीडियम का बंदा हूं। क्या हारून रशीद जैसे पढ़े लिखे आदमी को नहीं पता कि सिंध में नवाज शरीफ ने ठुड पे नहीं लिखा
उनको अलाई बख्श, उनको क्या नाम, गौस, जो इनके थे गौस अली शाह को उन्होंने ठुड पे नहीं लिखा, लियाकत जतोई को उन्होंने ठुड पे नहीं लिखा, मुमताज भुट्टो को खुश किया, आसफ जरदारी को, मुमताज भुट्टो को। मैं इस मुल्क में बाज ऐसी बात कहता हूं लोगों को देर से समझ आती है। मैंने उस वक्त मुमताज भुट्टो को कहा था, तूने नवाज शरीफ की गाड़ देखी है, नवाज शरीफ की पिछाड़ नहीं देखी? तो मुझे कहते ये क्या बात आपने की, मेरे सिंधी में तो समझ नहीं आई। मैंने कहा दे आर नॉट व्हाट दे आर। उस वक्त देखें क्या बातें थी। और बाद में किसी ने मुंह लगाया मुमताज भुट्टो को ड्यू टू आसफ जरदारी। जो कहेगा आसफ जरदारी, क्या खुर्शीद शाह, बिलावल और सारे ये सब मिले हुए हैं। ये कहते थे मैं घसीटूंगा इनको। मेरा इस्तीफे के लिए तो धाड़ा लोटी डाली हुई है। क्या कौम भूल गई? इन्होंने कहा रस्सा डाल के इनको घसीटेंगे। शेख साहब, आपके इस्तीफे की डिमांड बड़ी ज्यादा, बड़े लोग मुतालबा करते हैं कि 96 रुपए पे डॉलर आ गया। शेख साहब ने इस्तीफा दे ही देना चाहिए था। 98 कहने सन 96। पता नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, शायद इनसे लेना पड़ जाए मुझे। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, ये भी फिक्रा रिकॉर्ड करके रखिए। जो कहते हैं हो सकता है नून लीग वाले को मुन्नू इस्तीफा लेना पड़ जाए। ये शेख साहब, ये मेरे ख्याल बड़ा बोल है ये। अल्लाह से डरता हूं मैं, कोई ये बात नहीं कह रहा, मैं लाइट मूड कह रहा हूं। आप सीरियस हो गए मेरी चादर उतारने के लिए। ओ बाबा, आप मुझे बताएं, मांगे तांगे के आप लोग हैं, आपके अपने तो सारी चीजें बाहर हैं। हमें आप 900 रुपए का तोड़ा कर दिया आपने आटे का, हमें बिजली पे कितनी रिलैक्स। और नदीम साहब, आप यकीन कर लें, असेंबली में रहना या ना रहना खुदा देख रहा है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अल्लाह मेरे दिल की हालत जानता है, वो मुकल्लबुल कुलूब है। जो मुझे वो आमद देता है, मैं ना ट्विटर पे हूं, ये बताएं, ना मैं टीवी देखता हूं, ना मैं अखबार पढ़ता हूं। वो मुझे कहता है कि कौम को क्या है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, झूठे हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, एक्स्ट्रावेगेंट हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं। ये गरीब की कोई आवाज नहीं अगर होती तो ये कहते कि हां हमने 10 बिलियन US डॉलर 10 महीनों में लिए हैं और ये आपने अदा करने हैं। आपने नदीम साहब, वो शहबाज शरीफ ने कहा ना कि वो दिन के तारे नजर आ गए। ये तो अब आगे पता चला हालात बहुत बुरे थे, पहले पता ही नहीं था। पहले तो वो कैंप लगा के बैठे थे, सब कुछ पता है, इतने भोले नहीं है ये। अच्छा, ये बताएं कि फौज और नवाज शरीफ के दरमियान में, राहील शरीफ प्रोफेशनल आदमी है, प्रोफेशनल सोल्जर है, उनके बाप भी, उनका भाई निशान हैदर उन्हें मिला हुआ है, बड़ी प्रेस्टिजियस आउटस्टैंडिंग किस्म के डेकोरेटेड सोल्जर्स। क्या हुआ कि चंद दिन भी नहीं गुजरे और इख्तलाफात शुरू हो गए। इख्तलाफात की वजूहात क्या बनी? देखें, अगर पॉलिटिकल सोल्जर हो ना, ज़ियाउल हक जो नवाज शरीफ साहब को उंगली पकड़ के जनरल जलानी लेके आया, कोई ISI में उसने कोई टाइम लगाया हो, कोई MI में टाइम लगाया हो, कोई उसने 10 कोर किया हुआ है, DGMO रहा हुआ, तो उसकी पॉलिटिकल लाइक यानी वो स्लो पिच पे भी खेलता है। जो प्रोफेशनली सोल्जर हो और वो निशानाबाजी स्टेशनों पे ही रहता हो और उसके ज़हन में एक बात हो कि यार हमने फौज को हर सूरत में, क्योंकि आज मैं नदीम साहब अपनी सोच से कहता हूं को बुरा ना मनाए, मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि पाक फौज को इंटरनेशनल एजेंडे के तहत तोड़ने और उसमें इंतशार और खलफदार चाहने का इंटरनेशनल एजेंडा है। जो इराक में था, जो लीबिया में था, जो सदाम के साथ हुआ, जो और दूसरे मुल्कों में हो रहा है। क्योंकि जब तक अल्लाह के साथ, अल्लाह की साथ फौज सलामत रहे, मुल्क सलामत रहते हैं। और ये सारे कह रहे हैं कि फौज, बाबा फौज पागल है कि इस दौर में आएगी। आसफ जरदारी का उसको पता नहीं है फौज हुआ क्या मतलब नवाज शरीफ CIA तो नहीं है ना? अगर CIA का एजेंडा है तो नवाज शरीफ साहब के और फौज के खिलाफात क्यों हो गए? यहां CIA का पता नहीं होता, माफ करना। नथू सिंह से फतू सिंह का काम लेते हैं और फतू सिंह से नथू सिंह का काम लेते हैं। और CIA के लिए कोई काम नहीं कि किसी को मौलवी बना दे और किसी को। लेकिन अब क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? नवाज शरीफ एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी है। सर, इस मुल्क में जितने प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा CIA का, बट वी आर इंप्लीमेंटिंग अमेरिकन एजेंडा ऑन इंडियन बॉर्डर्स, ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, ऑन NMF, MFN। और उधर भी रखे नरेंद्र मोदी भी वही है कि हिंदू फोर्सेस को साथ लेकर चल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी मुस्लिम, अच्छी बात है, इस्लामिक फोर्सेस को साथ लेकर चल रहा है। इधर चले जाएं जो सूरत आला अफगान में अब्दुल्ला की, उधर चले जाएं हुसीना माजिद की। इस सारे खित्ते में जो मास्टर प्लान है उसका बड़ा हिस्सा यह है कि पाकिस्तान की फौज को थम के नीचे कर दो। नवाज शरीफ और फौज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई? आपने बताया नहीं उसका। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये ठीक हो सकती है। और इश्यूज क्या हुए जिसकी वजह से आपस में ये थोड़ा सा जो गैप है या फासला है? देखिए, मेन इश्यू तो ये है कि ये तय था कि नवाज शरीफ साहब
अगर आप मुशर्रफ के इशू से छोड़ना चाहते हैं तो वो अब पीछे साइड लाइन होता जा रहा है। मुशर्रफ से पहले ये पीस टॉक्स वाली कहानी जब आई थी, पहले उस वक्त खबर आई पीस थी टैक में ये तय था कि भाई ऑपरेशन की तरफ जाया जाएगा। फौज और नवाज शरीफ में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि कार्रवाई करनी है। मेरा ख्याल है जिस दिन नवाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर की, कमेटी बना दी, जो चौधरी निसार ने कहा, मुझे उसमें सच्चाई दिखाई देती है कि उसने कहा कि आज तकरीर कुछ और थी, फैसला कुछ और किया और उसमें फ़ौज को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। राइट, अब फ़ौज को ऑन बोर्ड किया गया है, जो लिस्टें दी हैं तालिबान वगैरह ने, फ़ौज इज़ ऑन बोर्ड। तो मियाँ साहब उस वक्त ये करके कि ऑपरेशन करना है, फिर इन्होंने कमेटी बना दी, तो उसके ऊपर उस वक्त क्या फ़ौज मोबिलाइज कर चुकी थी, जा चुकी थी आगे या नहीं जा चुकी थी? फ़ौज तैयारी पकड़ चुकी थी, तैयारी पकड़ चुकी थी, तो फिर बैक ट्रैकिंग हो गई, रुक गए। फिर जो कमेटी बनेगी उसमें उनका कोई कंसल्ट नहीं था, उनसे पूछे बगैर बनी। बाद में इन कमेटी के लोगों ने खुद फौज से राब्ते किए। देखें ना, हमारे मुल्क में भी हम पे ये ताने देते हैं, मैं देखें, मैं पाकिस्तान में वो आदमी हूं, मुझसे ज्यादा कोई खाने काबे के शरीफ के अंदर और रोजा रसूल के अंदर नहीं गया। मैं उन 4 आदमियों में से जिन्होंने खाना काबा की छत में नमाज पढ़ी। मैं पाकिस्तान की अजमत और काला काला रसूल अल्लाह के अलम पे यकीन रखता हूं, और इस मुल्क में ये तासर दिया जा रहा जी, कोई लड़ाई नहीं है। मैं समझता हूं नवाज शरीफ की फौज के साथ कोई लड़ाई बनती नहीं है, ना फौज की नवाज शरीफ के साथ लड़ाई। मुशर्रफ के ऊपर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? मुशर्रफ के साथ यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि गालिबन मैंने आपके प्रोग्राम में या किसी में कहा था कि वो जाएंगे, सुबह पेश होंगे। आप कह के गए थे, ठीक है जी, कि वो अदालत में पेश होंगे। जब उन्होंने अदालत, पहले फौज तैयार नहीं थी उसके लिए कि भी उन पे फर्द जुर्म लगे, इन्होंने कहा भी आप लगाएं फर्द जुर्म वरना हमारी पोजीशन नहीं ठीक बनेगी। उन्होंने कहा ऑलराइट, विल कंसिडर दिस। उन्होंने फर्द जुर्म लगवा ली। फैसल अरब ने जबरदस्त फैसला दिया। फैसल अरब के फैसले में जो लिखा गया है, अगर उसको किसी ने पढ़ा है तो उसमें क्लियर कट उसने कहा कि रिव्यू करें, ये कोई मसला नहीं है कि नहीं जा सकता बंदा। जहाज आया वो मुशर्रफ को लेने के लिए आया, जो इधर खड़ा रहा नूर खान पे, ठीक है, वरना वो यहाँ पिकनिक नहीं देखने आया था इस्लामाबाद। उनके ब्रदर इन लॉ अरेंज करके लेकर आए थे। जाहिर है, मेरा मतलब है जो कुछ भी मसला हुआ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। वो शहबाज के साथ हुआ या निसार के साथ हुआ मुझे पता नहीं है। और जब भी निसार ने जब भी नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना होता है तो ही इज लाइक महात्मा गांधी। जब कोई छोटी मोटी बात हो कहता शहबाज देख ले, फलाना देख ले, एंड व्हेन इट कम्स टू इट्स ईगो एंड इट्स इट्स थिंकिंग, he said no, I am Gandhi, I am Mahatma, I am the party leader. This is the same thing with नवाज शरीफ। उनके अंडर जो ब्रिगेडियर नियाज के साथ मायदा किया था शहबाज शरीफ ने मुशर्रफ के दौर में, वो भी नवाज शरीफ साहब ने ब्रेक किया। और वो इतना शर्मिंदा था ब्रिगेडियर नियाज कि 1-2 दफा मुझे जहाज में मिला, उसने कहा शेख रशीद मुझे शर्म आती है मुशर्रफ के सामने पेश होने के, ये इतना बिट्रे करेगा नवाज शरीफ, मैंने कभी सोचा नहीं था। एंड सेम इज टुडे। नवाज शरीफ के आगे ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ना बोलता है, ना उसको बोलना चाहिए, बड़ा भाई है, बाप की जगह, बट दे हैव टू टेक ए जॉइंट डिसीजन विद द जॉइंट अंडरस्टैंडिंग। ये मैसेज चला गया फौज में कि यहां मुतलकुल अनान डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, और बिट्रे करना इनकी आदत है। और इस 10 महीनों में 2-3 दफा गोली जरूर दी गई है, और गोली 2-3 दफा गोली दी गई। आपका ख्याल है बिट्रेयल की फीलिंग उधर डेवलप हो रही है कि एक हमें यकीन दहानी कराई जाती है, बाद में बैक ट्रैकिंग करके कर कुछ और देते हैं, तो एक ये फ्रेब वाली कैफियत नजर आ रही है। तो ये तो फिर लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग तो फिर ऊपर चला गया। हाँ, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं, पंजाबी में कहते हैं डुल्ले बेरा का कुछ नहीं गया। दिस इज नॉट समथिंग वेरी सीरियस, और अदरवाइज आप क्या ऐसी कोई बड़ी हमाकत कर दें। व्हेन एक्सीडेंट हैपेंस, नदीम साहब, व्हेन एक्सीडेंट हैपेंस, accident happens when driver drive foolishly. If Nawaz Sharif will drive foolishly more and more, there will be accident. शेख साहब ड्राई नाइस कौम ने पहले आधा अरसा जो है मार्शल्लाह में गुजार दिया, अब किसी और सर जी मार्शल्लाह में ये भी मार्शल्लाह से कम नहीं है। सिर्फ यूनिफॉर्म नवाज शरीफ ने नीचे पहनी हुई है, लोगों ने ऊपर पहनी होती है। क्या फर्क था जी ज़ियाउल हक की यूनिफॉर्म में और मुशर्रफ की यूनिफॉर्म में? दोनों डिक्टेटर थे, दोनों डिक्टेटर थे। एक नवाज शरीफ का मुजव्वद था, मुज्जद था, अगर मेरी उर्दू बड़ी नाकस है, ठीक है चल रही है, राइट। और दूसरा शख्स जो है वो आपका दोस्त था। दोनों ने दोस्त मेरा बाद में बना, मेरा नवाज शरीफ दोस्त था। दोस्ती की हद तक ठीक है, दोस्ती एक अलग चीज है, भाईचारा एक अलग चीज है।
बट नेशन, कंट्री एंड योर रिलीजन, दैट इज समथिंग एल्स। मुशर्रफ को वो, वरना तो अली कुली आ रहा था, मुशर्रफ को तो नवाज शरीफ लेके आया, यही टीम लेके आई जिसने बाद में मरवाया और सारा काम हुआ। शेख साहब, आप ये क्यों महसूस करते हैं कि कोई नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर भुट्टो हो तो वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कुछ चीज़ कर लेंगे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ इन यूनिफॉर्म मेरे ख्याल में ऐसे फैसले करके गया, मिलिट्री बेसिस दे देना या फौज और CIA को इतनी इंग्रेस पाकिस्तानी इलाकों में देखो दे यार, देना, मुशर्रफ किसी का ने केस नहीं दी। इतना अहम नहीं है। मुझे बाद में किसी प्रोग्राम पे बताना कि 9/11 को दिन वो क्या करता। आपके अंडे सारे बिखरे हुए थे। मैं अब कौमी चीजें बात उजागर नहीं करना चाहता। आपने तो सिर्फ अफगानिस्तान इसी तरफ देखा था ना, इधर से ठंडी हवाओं का अफगानिस्तान देखा था, इधर से गर्म मरतूब हवा और तेज हवाएं तो कभी सोची नहीं थी। आपको कितना टाइम लगता अपने अंडे उखड़, देखे ना, हमारा मिसाइल सिस्टम 75% मोबाइल है और 20% तकरीबन बाई एयर है। इंडिया का 80% बाई एयर है, 20% जो है बाई, हमारा बिल्कुल उलट है। हमें उसे समेटने के लिए भी वक्त लगता था। और अगर आप क्या कहते हैं, अमेरिका को F-16 चढ़ा देते कि गिरा दो। देखो, मैं तो अंदर से बड़ा जला हुआ हूं आजकल कि मुझे उन्होंने कहा कि मैंने कनाडा कल उन्होंने मुझे कहा कि आप जापान से, चीन से होके जाएं कि मैं इतना खतरनाक हूं कि मैं अमेरिका की फजाओं से नहीं गुजर सकता। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट जिसने ये तासर दिया और मुझे जलील, मैं नहीं जलील हुआ, ये सारी डेमोक्रेसी जलील हुई है, ये सारी पार्लियामेंट जलील हुई है और इस सारी पार्लियामेंट के मुंह पे तमाचा मारा गया है। पहले मुझे उतार देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। नो, आई एम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये मेरी नहीं, ये हुकूमत की तज़ीक और तौहीन है। जो इंडियन में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, गुजरात राइट्स के बाद आज तक अमरीकी उसको वीज़ा नहीं दे रहे, अब देंगे उसको। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, अब उनका एम्बेसडर मिला है उनसे, तो ये उनकी पॉलिसी का भी दखल है। आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? मेरे पे तो कोई इल्जाम नहीं। आपने कहा बड़े मैंने खतरनाक पता नहीं आदमी, किसको अमरीकी छेड़ा था। फिजाओं में जाने की इजाजत नहीं दे रहे, खतरनाक आदमी तो है। आप नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे हैं, कभी किसी को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज तो मैं कर रहा हूं टीवी पे। अच्छा। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है, मेरे पास कोई गन नहीं है, CX-4 का मसाला नहीं है और 4 दफा बचा हूं इस मसाले से भी और गनों से, ये उसका करम है। एक ब्रेक ले ले और फिर जनरल मुशर्रफ के केस के ऊपर आना है। आपको कोई एक शॉर्ट भी सुनवाएंगे 3 नवंबर। छोड़े, और बातें करते हैं, ये जो होना है वो हो जाए। मैं हमने इस पे काफी टाइम लगा दिया है, इनको समझाया जाने दो, कोई केस नहीं है, काम का पंगा ना लो, आ बैल मुझे मार। देखें, ये तो मुझे कभी सोचा ही नहीं था कि मुशर्रफ अपने यंगस्टर में इतना पॉपुलर होगा जिसने उनके साथ काम ही नहीं किया। नदीम साहब, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ ज्यादती हो, किसी और एंकर के साथ ज्यादती हो, 8 बजे सारे प्रोग्राम डिफरेंट हो जाएंगे। अब बरादरियों की लड़ाई हो गई है, ये खत्म हो गए। मेलसी, खिच्ची, जट इस तरह ही शुरू हो गया है। ये बरादरी, वकला बरादरी, ये लेबर बरादरी, ये तुलबा बरादरी, ये मजदूर बरादरी, ये हुकूमत बरादरी, ये मालशिया बरादरी, ये जनाब अली वो क्या होते हैं, हिजड़ा बरादरी, ख्वाजगान हिजड़ा बरादरी। फौज की भी अब बरादरी है, वो अपनी तज़ीक नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसमें क्या अर्ज है? मुंतखब प्राइम मिनिस्टर की तज़ीक हो जाए ना हो, कौन करेगा ना। देखो, आज गया नहीं आसफ जरदारी कहने के लिए कि कोई तज़ीक नहीं कर सकता, मैं साथ हूं। अंदर से कह रहा होगा मारो। आप इधर खड़े होंगे कि उधर खड़े होंगे? मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, इस्लाम और गरीब अवाम के साथ खड़ा होऊंगा। और वो पाकिस्तान नवाज शरीफ का है या वो जनरल रहील का? पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है। चले एक ब्रेक ले लें जी, एक ब्रेक बाद के में आप दोबारा ये यहीं से टेलर start दिखाते रहेंगे, हो सकता है ना मुझे।